हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत की जलवायु एवं वनस्पति। तो शुरू करते हैं। भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटिए। हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। कौन से कथन सत्य हैं? दोनों ही कथन सत्य हैं। जी हाँ, हिमालय पर्वत एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है और हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण है। तो दोनों सत्य हैं। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? यानी उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन से हैं? तो देखिए, चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिमी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा कारण है जो उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस भाग में होती है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में होती है। ये भी आप याद रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो केवल दो सही है। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं, ये गलत है। पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, न कि कैस्पियन सागर में। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो ये बात सत्य है कि भारत में इनका प्रवेश है वो पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ऑप्शन में वहाँ क्या दे देगा? वहाँ पे दे देगा कि इनका प्रवेश पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा था। फिर वो पूछेगा सत्य कौन सा? दोनों ही सत्य नहीं होंगे फिर तो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है ये विवरण किस से संबंधित है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भाग में बंट जाती हैं। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। तो ये कथन किससे संबंधित है? ये जेट प्रवाह से संबंधित कथन है। अब देखिए जेट प्रवाह के बारे में डिटेल से ये दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे जेट पवन चलती हैं। ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में कहाँ चलती हैं? हिमालय के उत्तर में चलती हैं और एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की जो उच्च भूमि है इन जेट प्रवाह को अवरुद्ध का काम करती है, यानी इनको रोकने का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह पवनें दो भागों में बढ़ जाती है। एक जेट प्रवाह की शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में, याद रखना, तिब्बत के पठार के उत्तर में चली जाती है और दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहते हैं। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन बताना है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। तो दोनों ही सत्य हैं। निम्न में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार। तो ये सभी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में मानसून के प्रस्फोट यानी विस्फोटन के लिए निम्न से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पश्चिमी जेट धाराएं हैं। पूर्वी जेट धाराएं नहीं। व्यापारिक पवनें नहीं। ला नीनो नहीं, एल नीनो है।
तो इसका आंसर मुझे तो ए लग रहा है। हैं? ओ मानसूनी प्रस्फोट पूछा है। मानसूनी वो पश्चिमी विक्षोभ के लिए पश्चिमी जेट धाराएं हैं। मानसूनी प्रस्फोट यानी विस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह है। सही बात है। मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का कारण क्या है? मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का कारण है, ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। 1% का में ऐसा तो कुछ नहीं है। पुणे में, बेंगलुरु में काफ़ी वन है। प्रदूषण का तेजी, प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। कारण स्पष्ट नहीं, कारण स्पष्ट है ना कि ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। वृष्टि छाया प्रदेश में कौन कौन सी क्षेत्र स्थित है, ऐसे भी पूछ ले सकता है। तो मराठवाड़ा है, पुणे है, बेंगलुरु है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? वर्षा ऋतु में तमिलनाडु का तट है वो शुष्क रहता है। इसका कारण क्या है? तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। सत्य कथन आपको छांटना है, दोनों ही सत्य है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु का तट सूखा क्यों रहता है, शुष्क क्यों रहता है? तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है। सत्य बात है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। सही बात है। अरब सागर की जो शाखा आती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की शाखा आती है उसके वृष्टि क्षेत्र में ये पड़ जाता है तमिलनाडु का तट, इसलिए वर्षा नहीं होती, शुष्क रहता है। और तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है, इसलिए वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं आती। तमिलनाडु के तट पर वर्षा सिर्फ लौटते हुए मानसून से ही होती है, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है वर्षा, दक्षिण पश्चिम से तो होती ही नहीं है। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है। एक समान तो नहीं है, ये तो बात सत्य है कि एक समान तो नहीं है। 1 2 3 सत्य हो सकता है, क्या होता? सत्य है 1 2 3। देखो, मानसूनी वर्षा के संदर्भ में सत्य कथन यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। सही है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। सही है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसून वर्षा की मात्रा घटने लगती है। सही है। अगला देखिए, मानसून के विच्छेद के संबंध में असत्य कथन बताइए। उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है। नंबर 2, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है। और ये बता रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 2 असत्य है कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है, ये गलत है। बाकी देखिए, पहला सही है कि उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन सत्य हैं? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक सत्य। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जल नहीं ग्रहण करती, लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। ये उत्तरी पूर्वी पवनें होती हैं क्योंकि उत्तर और पूर्व से आती हैं।
तो इसका आंसर केवल एक सही है, दो गलत है। तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, सूर्य का दक्षिणायन होना, पूर्वी जेट स्ट्रीम, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों का अवदाब। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य का दक्षिणायन होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण है सूर्य का दक्षिणायन होना। पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं होगा, पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवाती अवदाब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कार्तिक मास की उष्मा संबंध किससे है? तो मानसून के निवर्तन से संबंधित है कार्तिक मास की उष्मा, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन भी हो जाता है। तो कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे? मानसून के निवर्तन से है। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस सागर महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस सागर महासागर से उत्पन्न होते हैं? अंडमान सागर से। प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन बताना है। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम होता है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है। असत्य कथन छांटना है, केवल एक असत्य, बाकी सत्य है। क्या कह रहा है? एक नंबर। अब प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु के संदर्भ में विशेषता बतानी है। असत्य है ये पहला। देखिए, शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम होता है। ये उल्टा दे रखा है। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर कम होता है, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तापांतर अधिक होता है। शीत ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। हमारे भारत में शीत ऋतु के समय उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, ये सही है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवर्ती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं। यानी उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं जिन्हें हमें पश्चिमी विक्षोभ भी कह देते हैं, ये चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होता है, ये सही है। और ये कहाँ होता है? ये शीत ऋतु में होता है। उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं, ये सत्य हैं। 2-3 सत्य हैं, पहला असत्य है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सही है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। सत्य कथन छांटना है। तो 2 और 3 सत्य है, पहला असत्य। पहला असत्य क्यों है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ता है, बल्कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है। कम से कम 2 बजे के आसपास लू चलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, सही है। 2-3 सही है। आगे देखिए, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट,
उत्तर पूर्व के ऊपरी हिमालयी क्षेत्र मेघालय की पहाड़ियाँ कहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। कोरोमंडल तट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी घाट में होती है, उत्तरी पूर्व के ऊपरी हिमालय क्षेत्र में होती है, मेघालय की पहाड़ियों में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? पूर्वी राजस्थान में, लद्दाख में, पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में। तो बताइए। देखिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा लद्दाख में होती है, सही है। पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सही है। गुजरात में 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होती और पूर्वी राजस्थान में भी कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार AW कोरोमंडल तट, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW पश्चिमी राजस्थान, ध्रुवीय प्रकार हिमाचल प्रदेश। क्या ये ध्रुवीय प्रकार हिमाचल प्रदेश में है? क्या अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जिसे BSHW कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में है? क्या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार यानी AW कोरोमंडल तट पर है? तो बताइए कौन सा सुमेलित है, कौन सा है? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखिए अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जिसे BSHW कहते हैं ये पश्चिमी राजस्थान में है। ध्रुवीय प्रकार जिसे ए से इंगित किया गया है ये हिमाचल प्रदेश में है। और AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, कोरोमंडल तट पर ये नहीं है। तो 2 और 3 सही है, ठीक है, ये सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, यानी शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहाँ पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार? ऑप्शन 1 पश्चिमी तट में, ऑप्शन बी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, ऑप्शन सी राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। मानसून प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विभिन्नता उजागर होती है। तो इसमें सभी कथन सही हैं। तो ये तो थे जलवायु के 23 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के क्वेश्चन। ऐड आ गया है दोस्तों, 10 सेकंड में हटा दूंगा मैं इसको, घबराने कोई बात नहीं। क्या आप अपने घर या धरती के बाहर किसी भी जगह को सैटेलाइट्स के जरिए देखना चाहते हैं? यानी अगर वहां कोई कार। आप देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति के क्वेश्चन और देखिए बहुत सारे हैं, 28 क्वेश्चन है, भरपूर क्वेश्चन है आपके लिए। उष्ण कटिबंधीय सदाहर वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते बल्कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं।
तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ही पाए जाते, पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पूर्वी ढाल पर नहीं, पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और सदाबहार वन और कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, याद रखना, न कि पूर्वी ढाल पर। निम्न में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में सही है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ये वन विरल होते हैं। विरल कैसे हो सकते हैं भाई? सदाबहार वन है, विरल होते हैं क्या? विरल नहीं होते, ये तो गलत है। सत्य कथन पूछा है, गलत है। और ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में नहीं पाए जाते। शुष्क प्रदेश में शुष्कता रहेगी, सूखा सा रहेगा, तो ये यहाँ नहीं हो। 1 गलत, 3 गलत, 2 नंबर सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं क्या? यही सही है। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा से 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो 70 सेंटीमीटर कम वर्षा तो वहाँ पे पर्णपाती वन होंगे ही नहीं। 70 से 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है किताब में NCERT की, तो इसका आंसर केवल एक ही सत्य है फिर तो। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्या सत्य हैं? कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम भागों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं और ये पर्ण रहित रहते, पत्ते रहित रहते हैं। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। सही है क्या? बहुत लंबा बड़ा चढ़ाकर कहा है, तो दोनों ही सत्य। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, ये भी सत्य है। अगला देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाए जाने वाली वनस्पति का क्रम बताइए। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाए जाने वाली वनस्पति का क्रम बताना है कि नीचे कौन सी पाई जाती है, फिर उसके ऊपर कौन सी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, फिर वो थोड़ा और ऊंचा जाएंगे, फिर आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाएंगे, फिर थोड़ा और ऊंचा जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध पाए जाएंगे, फिर और ऊंचा जाएंगे, फिर लाइकेन घासें पाई जाएगी। यही सही क्रम है। नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले हमें पर्णपाती वन मिलेंगे, फिर और ऊंचा जाएंगे, फिर आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, और ऊंचा जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, और ऊंचा जाएंगे तो लाइकेन घास मिलेगी। अगला क्वेश्चन, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। बताइए देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में देवदार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, आइए देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। क्या कह रहा है
कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, और उसका जो दक्षिणी ढाल है, उस दक्षिणी ढाल की तुलना में तो उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। क्या ये कथन सही है? बाद में देखेंगे, पहले कारण और देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। आइए अब हम देखते हैं, कथन गलत है, कथन गलत है, कारण सही। कारण तो ये बताया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, ये बात तो सही है। लेकिन कथन क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। भाई, जब वर्षा अधिक ही दक्षिणी ढाल पर हो रही है तो वनस्पति भी दक्षिणी ढाल पर ही ज़्यादा पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। तो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। पूर्वी घाट में पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं, याद रखना। पूर्वी घाट में पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं। पर्वतीय वन है वो पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर। बताइए, भारत में 16 के वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर। तो 16 के वन नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। विंध्याचल पहाड़ियों पर 16 के वन नहीं पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं 16 के वन, अन्नामलाई पहाड़ियों पर पाए जाते हैं 16 के वन, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। सही बात है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, ये भी सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं। देखो, मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है मैंग्रोव वनस्पति, और ये इसकी जड़ें पानी में डूबी रहती है, मैंग्रोव पौधों की जड़ें। तो दोनों ही कथन सत्य है। अगला देखिए, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक है? मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा, ये तो सही नहीं है। अरे भाई, जब पानी भरा ही रहता है तो फिर वर्षा की क्या आवश्यकता है? पंक मैदान, तो देखिए 3 तो सत्य नहीं है। 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, ये सत्य हैं। आगे देखिए, निम्न से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इस बात छपेगा, देखना कि निम्न से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टाई भाग में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। महानदी, कृष्णा, इन पर डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना आपको और बताना है कि सामाजिक वानिकी की परिभाषा कौन प्रदर्शित करता है? तो सामाजिक वानिकी की परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा और उत्सर्ग भूमि पर वन रोपण।
तो सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध एवं सुरक्षा, उत्सर भूमि पर वन रोपण। देखिए सामाजिक वानिकी की परिभाषा कैसे परिभाषित होती है। वो ये देखा कि सामाजिक वानिकी की परिभाषा में से कौन सा कथन है वो परिभाषित नहीं करता है, ऐसे देगा। अब देखिए 3 ऑप्शन इससे कैसे बनाता हूँ मैं। पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास की मदद के उद्देश्य से वानिकी, सामाजिक वानिकी लगाई जाती है, ठीक है। नंबर 2 वनों का प्रबंधन तथा इसमें सुरक्षा ये होता है, ठीक है। नंबर 3 बात उत्सर भूमि पर वन रोपण होता है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत है, ठीक बात है। तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी, फार्म वानिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सत्य कथन कौन से हैं। शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी सार्वजनिक जगहों पर वृक्ष लगाना, उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत कौन से पौधे लगते हैं ये पता होना चाहिए आपको। व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाया जाता है। शहरों के इर्द गिर्द सार्वजनिक स्थानों पर जो वृक्ष लगाते हैं, प्रबंधन करना, वो समाज शहरी वानिकी के अंतर्गत आते हैं। और अगला देखिए, ग्रामीण वानिकी के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए ग्रामीण वानिकी के संदर्भ में सत्य कथन देखिए, कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करना है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संदर्भ में बताइए। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई है। क्या वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में नेशनल पार्क और पशु विहार को भी संरक्षित क्षेत्र यानी इनको भी क्या सहायता प्रदान की गई है क्या? तो देखते हैं दोनों सत्य हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ये विवरण किससे संबंधित है। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल निश्चय क्या होता है कि ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? तो भारत का पहला जीवमंडल निश्चय इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। अगला क्वेश्चन, कौन से क्षेत्र नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में शामिल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये छपेगा इस बार। तो देखिए निम्न में से कौन से क्षेत्र नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में शामिल है? ऑप्शन ए ऊपरी नीलगिरी पठार, ऑप्शन 2 साइलेंट वैली, ऑप्शन 3 सिंधुवानी पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। देखिए नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में शामिल है ऊपरी नीलगिरी पहाड़ी, साइलेंट वैली और सिंधुवानी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से किन जीवमंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? यूनेस्को द्वारा किन किन जीवमंडल निश्चय को प्राप्त है? क्या प्राप्त है? वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। सभी को है नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, इनको
इन जीवमंडल निश्चय को यूनेस्को के द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी जीवमंडल निश्चय का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी का विस्तार देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी इन 3 राज्यों में फैली हुई हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। और जीवमंडल भी यही है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश नहीं आएगा। नोकरेक जीवमंडल निश्चय मेघालय की निम्न में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है? तो मेघालय की किन पहाड़ियों में यह नोकरेक जीवमंडल निश्चय स्थित है? तो आइए देखते हैं, गारो में। नोकरेक जीवमंडल निश्चय मेघालय की निम्न में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है? तो गारो का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये समुद्री गाय है, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। नंदा देवी जैवमंडल निश्चय के संबंध में सत्य कथन बताइए। नंदा देवी जैवमंडल निश्चय के संबंध में सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इस जीवमंडल निश्चय में हेम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हेम मुर्गा पाए जाते हैं। नंदा देवी जैवमंडल निश्चय के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं। पहली बात तो ये कि नंदा देवी जैवमंडल निश्चय में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नंदा देवी जैवमंडल निश्चय में हेम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हेम मुर्गा भी पाए जाते हैं, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? सुंदरवन जीवमंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका देखिए कौन सा? केवल एक सत्य है। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर नहीं पाए जाते हैं, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट हो गया क्या? इसी के साथ है भारत की जलवायु और भारत की प्राकृतिक वनस्पति टॉपिक है कंप्लीट होते हैं। देखिए टोटल 51 क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन जलवायु से और 28 क्वेश्चन इससे। तो ये 51 क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ये वीडियो शानदार रहा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।